अब देखिएगा, समझते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से इसको चालू कर दो, मेरी तरफ घुमा यहाँ से। देखिए, करंट अफेयर में सबसे ज्यादा चिंता किस बात की रहती है कि भाई प्रश्न कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे और कितने समय के घटनाक्रम को हमको याद करना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जैसे अभी हम परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, हम सबका टारगेट रहेगा, कौन सा हमारा महीना टारगेट रहेगा भाई, हम फरवरी 2026 में प्री में बैठेंगे। जितने लोग 21 वर्ष के हो गए हैं, जितने लोग 21 वर्ष के नहीं रहेंगे वो बाद में बैठेंगे, लेकिन फिर भी अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा, फरवरी 2026 का प्री। तो हम यदि फरवरी 2026 में प्री देने वाले हैं तो हम कितना पुराना करंट अफेयर पढ़ें। तो सामान्य तौर पर लोग ये कहते हैं कि आप किसका करंट अफेयर पढ़ लो, थोड़ा बहुत 2025 का। तो 2025 का कौन सा महीना चल रहा है अभी, 2025 का कौन सा महीना चल रहा है, ये अभी अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा करते करते 10 महीने का आप क्या पढ़ेंगे, 2025 का करंट अफेयर। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं से ही प्रश्न आए, क्योंकि घटनाएं तो वर्षों से चल रही दुनिया में। तो फिर कुछ प्रमुख बातें पिछले वर्ष की भी आ सकती हैं और कुछ प्रमुख बातें उससे भी पिछले वर्षों की आ सकती हैं। तो करंट अफेयर का अध्ययन तत्काल करके पास होने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। लोग आपको सिखाते हैं कि आप आखिरी में करंट अफेयर की कोई भी एक मैगजीन लेके रट के चले जाइएगा, पर करंट अफेयर की तैयारी कैसी होती है, आपके जीवन के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है। अब उसके लिए फिर आपको कोई लोग सिखाएंगे कि आप एक समाचार पत्र पढ़ें, वो भी आपको हम लोग थोड़ा बहुत बता देंगे। पर जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ प्रतियोगिता दर्पण, वो भी पूरे 1 महीने का क्या है, समाचार पत्र है, और उसमें गंभीर और परीक्षा के लिए उपयोगी खबरों को छोड़कर दूसरा कुछ भी न्यूज नहीं छपता। सेकंड, 2025 का हम घटनाक्रम कवर करें, इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो 2024 में हुई थी वो भी हमको क्या करना चाहिए, एकदम संक्षिप्त में कवर कर लेना चाहिए। यानी हमारी करंट अफेयर की तैयारी 2024 का सार संग्रह रहेगा और कहां से आगे बढ़ते जाएंगे हम, 2025 से। अब करंट अफेयर का सेकंड मुद्दा जो हमको पढ़ना चाहिए, एक राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, एक खेल गतिविधियां, एक जो है विज्ञान और पुरस्कार इत्यादि से जुड़ी गतिविधियां, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के फिर किसका घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ का घटनाक्रम। तो धीरे धीरे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू में कोई भी बात हमें क्या लगती रहती है, थोड़ी कठिन लगती रहती है, धीरे धीरे हर चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, यूज्ड टू, फेमिलियर, घबराना नहीं रहता है। तो ये एक सीरीज की तरह चलता रहेगा। पहले हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के वो मुद्दे जो 2025 के लिए बेहद क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण, उन्हें हम पिछले साल की घटना है कह करके छोड़ नहीं सकते। देखना शुरू करते हैं हम। जैसे चुनाव और सत्ता परिवर्तन, कहां सत्ता परिवर्तन कई जगह होता है देश में, पर लिखिएगा कॉपी में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। कहां चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम उसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके नेता कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कौन है, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। तो देखिए पॉइंट क्या रखना है, इलेक्शन कहां हुआ, इलेक्शन एट कश्मीर। एंड इलेक्शन एट कश्मीर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, एंड द पार्टी ऑफ उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, बहुत सिंपल। जम्मू कश्मीर में अभी किसकी सरकार चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, उमर अब्दुल्ला। अब ध्यान से समझिएगा,
जम्मू कश्मीर पर ही मैं इतना अपना ध्यान क्यों ले जा रहा हूं? एक तो वो भारत का मुकुट है, भारत का सीमा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। जब भारत आजाद हुआ था, अब ध्यान से सुनिएगा, पीछे की चीजें आप बार बार मुझसे सुन करके समझ पाएंगे। जब भारत आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया, लेकिन बहुत सी मुसीबतों के साथ। उसमें से एक मुसीबतें थी, उन्होंने देसी रियासतों को यानी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा था कि वे चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। तो एक छोटा सा प्रदेश, एक तरफ भारत और एक तरफ क्या आ गया था उसके, पाकिस्तान। तो भारत तो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करता, किसकी स्वतंत्रता का, जम्मू कश्मीर का। पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए झूठे रूप में अपने ही सैनिकों को भेजा, कबायली बनाकर। यानी पाकिस्तान की सेना इनडायरेक्टली कहां हमला कर दी थी, 1947 में भारत की आजादी के समय का घटनाक्रम है। पाकिस्तान की सेना कहां एंट्री ले ली थी, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर किसका गुलाम बनने वाला था, पाकिस्तान का। ऐसे समय में फिर उसने रिक्वेस्ट की थी भारत से अपनी मदद की। ये बहुत लंबा घटनाक्रम है। तो जम्मू कश्मीर भारत में आया, पर उसके लिए अलग से एक प्रावधान किया गया, जिस प्रावधान का नाम था आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। आर्टिकल 370, आप संविधान में इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 370 बहुत स्पेशल आर्टिकल था। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल। उसमें से एक आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 370 अब हटा दिया गया, पर वो एक समय बेहद महत्वपूर्ण था। क्यों? आर्टिकल 370 के तहत, लिख लीजिए, अनुच्छेद 370 के तहत, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, पर वह आर्टिकल हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा क्या हो गया, छिन गया। जम्मू कश्मीर भी भारत में क्या हो गया, विशेष दर्जा रखने वाला राज्य नहीं रहा। तो जम्मू कश्मीर का मामला हमेशा से संवेदनशील रहा है। वो सदियों से भारत का हिस्सा है। ऋग्वैदिक काल से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पर पाकिस्तान बार बार उसकी क्या करते रहता है, मांग करते रहता है। और जम्मू कश्मीर की खुशहाली किसे बर्दाश्त नहीं होती, पाकिस्तान को। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके कारण से होते रहती हैं, पाकिस्तान के कारण से होते रहती है। आज कितनी तारीख है, 24। आप कल परसों की दुखद घटनाओं को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जम्मू कश्मीर किधर जा रहा था, खुशहाली की ओर चला ही गया है। इस घटना के बाद भी जम्मू कश्मीर की प्रगति और खुशहाली रुकने वाली नहीं है। तो जब कुछ भी करते नहीं बना है, तो पाकिस्तान ने डायरेक्ट एंट्री ले ली है। कहां? पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काया जाता था, अब पाकिस्तान के आतंकवादी सीधे घुस गए थे और उन्होंने 26 पर्यटकों को, रिकॉर्ड के अनुसार 26 पर्यटकों को गोली मार करके हत्या कर दी। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा हमेशा करंट अफेयर में जाना जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में देखिए, चुनाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था भाई? ये 90 सदस्यों का विधानसभा है। जैसे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कितने मेंबर हैं, 90 मेंबर हैं। वैसे ही आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में 90 सदस्य हैं। बाकी राज्यों के बारे में भले आप मत जानो, जम्मू कश्मीर को जानना जरूरी है, संवेदनशील है। तो यहाँ पर चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला किस पार्टी से जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। फिर से यहाँ पर इसको आप बार बार देखते रहिएगा, यूट्यूब में देख करके भी लिखते रहिएगा। अभी आप सुनते सुनते लिख सकते हैं, अच्छी बात, लेकिन जब भी ये वीडियो आएगा करंट अफेयर का, आप इसको देखें, सुने और अपनी कॉपी कंप्लीट करें। अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में पहली बार मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों ने कार्यभार संभालने से पूर्व भारतीय संविधान की शपथ ली। पहली बार भारतीय संविधान की शपथ ली।
अद्भुत बात लग रही होगी जो नए बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य का अपना अलग संविधान था। एक ऐसा राज्य था जिसमें दो संविधान चलते थे, एक भारत का संविधान और एक किसका संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान। और हमारे जो हमारी अभी वर्तमान भाजपा सरकार है वो शुरू से इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर कट उसका विजन था, एक देश एक विधान एक निशान। जम्मू कश्मीर में दो झंडे फहराए जाते थे, एक भारत का झंडा एक जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा। जम्मू कश्मीर में एक नहीं कितने संविधान थे, दो, एक भारत का संविधान एक जम्मू कश्मीर राज्य का। तो एक देश एक विधान एक निशान के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके विशेष राज्य का दर्जा उससे वापस ले लिया गया। बहुत अद्भुत घटनाक्रम था, इसको आप और अच्छे से जानते रहिएगा। एक साथ कौन कौन सी बातें हो गई थी, आर्टिकल 370 हट गया। जम्मू और कश्मीर पूरा एक बड़ा सा प्रदेश था, उसको दो सेक्शन में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और इधर किसको अलग कर दिया गया, लद्दाख को, उसको प्रदेश से हटा करके क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा सब करके ही जम्मू कश्मीर में पूरी शांति बहाली की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया था। तो ये निबंध का भी मुद्दा बनता है, आतंकवाद की घटनाओं पर जब भी आपको निबंध लिखना रहेगा, इनमें आप अब जितना वजनदार चीजों को जानते जाओगे, अभी तो आप शुरुआती लेवल पर हैं, तो अनुच्छेद 370 का संबंध, जम्मू कश्मीर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश, और भी चीजें आप जोड़ते चलिएगा। तो एक हल्का सा हिंट मिला आपको, ओके। इसके बाद पिछले घटनाक्रम में आप जान रहे हैं कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, ठीक। तो अभी हमारे देश में कौन सी लोकसभा कार्य कर रही है, तो इस लोकसभा का क्रम क्या है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक। और 18वीं लोकसभा का चुनाव और उसके जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप यदि जाने या ना जाने, पर इतना तो सब जान रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फिर से माननीय नरेंद्र मोदी। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, समान नागरिक संहिता लिखिए, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू। कौन सी संहिता उत्तराखंड में लागू हुई, समान नागरिक संहिता। अब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये इंग्लिश में क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, ये पिछले साल का घटनाक्रम है, फरवरी 2024 का, पर पिछले साल के इतने सारे घटनाक्रमों से मैं एक घटनाक्रम आपको बता रहा हूं, इसको भूलना ही नहीं है, जीवन भर काम आएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना। समान नागरिक संहिता इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूसीसी। शब्द समझ में आ रहा है, क्या शब्द है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा प्रदेश बना, उत्तराखंड। क्यों मैं जोर दे रहा हूं समान नागरिक संहिता पर, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा। देखिए हमारे देश में विविधताओं का भरमार है, तो अच्छे बुरे के तथ्य पर नहीं जाएंगे, पर हमारे देश में कानून भी कई प्रकार के हैं, और इसमें लंबे चर्चा पर ना करके हिंदुओं के लिए कुछ अलग कानून है और मुसलमानों के लिए कुछ अलग कानून है। कुछ चीजें समान हैं, कुछ चीजें दोनों में धर्म के आधार पर अलग अलग है। जैसे सबसे सरल उदाहरण, हिंदू अपने धर्म के अनुसार एक विवाह करने की अनुमति रखता है, लेकिन वही वो यदि इस्लाम धर्म वाला कोई व्यक्ति है तो उसको कितने विवाह की अनुमति है, 4 विवाह की अनुमति। तो एक ही देश में ऐसे अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। तो जब देश एक है तो इस देश का कानून भी समस्त नागरिकों के लिए एक जैसा होना चाहिए। इसको कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान
नागरिक संहिता, हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, वहां पर समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा भी की गई है और ये कहा गया है कि पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बार बार विरोध होते हैं और भी कई अंतर्निहित कारण हैं जिसे आप समझेंगे। इसलिए पूरे देश में अभी तक तो समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है, उम्मीद है हो जाएगी कभी, पर एक प्रदेश में सबसे पहले लागू हुई, इसलिए घटना इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश कौन सा प्रदेश बना? उत्तराखंड। लिखिएगा, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। रुकिए, यहाँ पे सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, ये पिछले साल का घटनाक्रम है, ठीक। लेकिन मैं अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को आपको क्यों लिखा रहा हूं, ठीक। तो पहले लिखिएगा अग्नि 4, अग्नि 4 कैसी मिसाइल है? अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। और कैसे मार करती है? सरफेस टू सरफेस। अब बाकी मिसाइल्स को धीरे धीरे जानते रहना। लिख लीजिए कॉपी में, भारत की प्रमुख मिसाइलें। तो भारत की प्रमुख मिसाइल में एक नाम किसका लिखिएगा? पृथ्वी, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। दूसरी मिसाइल का नाम क्या लिखना है? अग्नि। अग्नि भी कैसे है? सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी, अग्नि। तीसरी मिसाइल का नाम लिखो त्रिशूल, सतह से आकाश। मिसाइल क्या होती है समझ रहे हो? पहली मिसाइल का नाम है अग्नि। अग्नि कैसे रहती है? पहली मिसाइल कौन सी है भारत की? पृथ्वी। पृथ्वी कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस। दूसरी मिसाइल कौन सी है भारत की? अग्नि। अग्नि कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस। तीसरी मिसाइल का नाम क्या बता रहा हूं? त्रिशूल, सतह से आकाश, सरफेस टू एयर। चौथी मिसाइल का नाम आकाश। त्रिशूल के बाद चौथा आकाश। आकाश भी कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर। पांचवी मिसाइल का नाम लिखो नाग, टैंक भेदी मिसाइल, एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल, नाग। तो इन 5 मिसाइल या और भी किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूज आपको जब भी मिले आपको अपडेट करना है। फिर से एक बार समझिएगा, भारत की जो रक्षा के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है। मिसाइल समझते होंगे हिंदी में क्या कहलाता है? प्रक्षेपास्त्र। इस प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को देखता कौन है? भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने 5 बेसिक मिसाइलों का विकास किया है। इस प्रोजेक्ट को एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी लीड किया, जो भारत के क्या कहलाते हैं? मिसाइल में। अब उसमें से पहली मिसाइल बनी पृथ्वी। ये सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करती है। सतह से सतह का मतलब एक जगह जमीन से छोड़ी जाएगी, दूसरी जगह जमीन पर जाकर के गिरेगी। तो सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस है और अग्नि भी सरफेस टू सरफेस है। तो दो सतह से सतह वाली मिसाइल में अंतर क्या है? पृथ्वी जो है मध्यम दूरी की मिसाइल है, थोड़ी दूर तक जाती है, और अग्नि जो है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब समझते हो? बहुत दूर जाने वाली, एक महाद्वीप को पार करके दूसरे महाद्वीप तक पहुंच जाने वाली। यानी भारत को यदि हमला करना है पाकिस्तान पे, चाइना पे, तो पृथ्वी मिसाइल दागेंगे। तो यदि बहुत दूर अमेरिका वगैरह तक मिसाइल भेजने के लिए ट्राई करना है तो कौन सी मिसाइल चलाई जाएगी? अग्नि। अग्नि की रेंज हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अग्नि क्या है? आईसीबीएम। आईसीबीएम का मतलब क्या होता है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल है, बहुत दूर, एक महाद्वीप से कहा जाएगी दूसरी महाद्वीप। तो जो हमने अग्नि 4 का प्रक्षेपण किया था पिछले वर्ष, उसकी मारक क्षमता कितनी किलोमीटर जा चुकी है? 4000। बाकी और चीजें आपको याद रहे या ना रहे,
अग्निकोर की रेंज कितनी हो चुकी है, भारत अपने घर में बैठ के कितनी दूरी तक मिसाइल भेज सकता है, 4000 किलोमीटर की दूरी तक। वैसे तो उससे ज्यादा है, ऑन रिकॉर्ड 4000 है। और ये कहां से इसका परीक्षण हुआ था, उड़ीसा के चांदीपुर से। तो जगह का नाम याद रखें, चांदीपुर। चांदीपुर का संबंध किससे है, मिसाइल के प्रक्षेपण से है। अब देखिए नेक्स्ट याद रखें, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 2023 में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का सफल परीक्षण हुआ था। दिमाग में बैठा लें, ये निबंध लिखते समय काम आता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, तो आप सीक्वेंस में जानते रहो। 2023 में हम अभी कहां आ चुके हैं, 25। 2023 की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंतरिक्ष के फील्ड में चंद्र मिशन, चंद्रयान 3। चाहे तो मिशन चंद्रयान पर एक लेख तैयार कर लें। किस पर आपको एक आर्टिकल तैयार कर लेना चाहिए, मिशन चंद्रयान पे। पुरानी बात है तो भी मिशन चंद्रयान 3 कब गया था, 2023 चंद्रमा के लिए। और एक मिशन 2023 में क्या गया था, आदित्य L1। आदित्य L1 क्यों गया था, सन की स्टडी के लिए। एक गया था चंद्रमा के लिए और एक गया था किसकी स्थिति के लिए, सूर्य की स्थिति के लिए। अब 2024 में गया है अंतरिक्ष में एक्सपोसेट। 2023 मिशन चंद्रयान, 2023 आदित्य L1, मिशन आदित्य L1। 2023 की दो उपलब्धियां अंतरिक्ष में बड़ी, कौन कौन सी, मिशन चंद्रयान और मिशन आदित्य L1। 1 जनवरी 24 यानी 2024 की उपलब्धि एक्सपोसेट का सफल प्रक्षेपण, XPOSAT, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। शॉर्टकट में एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को क्या कहा गया, एक्सपोसेट। एक्सपोसेट, इस पे 60 नोट्स आ सकता है। एक्सपोसेट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव बन करके आ सकता है। एक्सपोसेट क्या है, ये एक सैटेलाइट है, लेकिन सामान्य सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। एक्सपोसेट एक उपग्रह है, लेकिन कैसा उपग्रह है ये, एक्सपोसेट जो है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक एक्सरे और एक क्या है, पोलारीमीटर। पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवण। ये साइंस की एक प्रक्रिया है, प्रकाश का एक गुण है पोलराइजेशन। और एक्सरे के बारे में भी आप समझते हैं। तो यह उपग्रह क्या करेगा, एक्सरे स्रोतों के संबंध में अध्ययन करेगा। और दूसरा ये ध्रुवणमापी है, पोलारीमीटर मिशन है, स्पेशल टाइप का मिशन है, जो किसका अध्ययन करेगा, देखो पल्सर, ब्लैक होल रेडिएशन, आकाश गंगा इत्यादि का अध्ययन करेगा। मतलब हम हाई स्टडी के लिए हमने चंद्रमा की स्टडी का प्रयास किया, हमने मिशन आदित्य भेजकर सूर्य की स्टडी का प्रयास किया। अब हम ब्रह्मांड में आकाश गंगा, मिल्की वे, ब्लैक होल्स इत्यादि की स्टडी का प्रयास करने जा रहे हैं। और कभी न कभी इन शब्दों को आपने सुना होगा, साइंस में आपको टीचर लोग स्पेशली बताएंगे, जब स्पेस पढ़ाएंगे तो ब्लैक होल क्या होता है, जानते हो कि नहीं। इतना खतरनाक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र कि प्रकाश भी जिससे बाहर न निकल सके। और बहुत सरल तरीके से समझाना चाहे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, अभी तो तुमको अपनी ओर खींचती है, पर इसकी डेंसिटी को और गुरुत्वाकर्षण को हम एक्सट्रीम बढ़ाएं तो ये ब्लैक होल में पृथ्वी भी कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे तारे होते हैं, कैसे, तो यदि पृथ्वी जो है उसको टेनिस बॉल जितना छोटा कर दें तो पृथ्वी भी एक ब्लैक होल की तरह व्यवहार कर सकती है। यानी बहुत हाई डेंसिटी का एरिया क्या कहलाता है, ब्लैक होल। तारों का जब जीवन चक्र हम पढ़ते हैं तो तारों के जीवन चक्र में एक स्टेज आता है, किसका स्टेज आता है, ब्लैक होल का स्टेज आता है। और इन्हीं सब का अध्ययन किसने किया था, भारत की तरफ से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। तो आप केवल दिमाग में रखें, आपका दिमाग खुलते जा रहा है। एक्सपोसेट क्या है, भारत का एक उपग्रह। मिशन चंद्रयान कब भेजा गया, 2023। आप डेट इसको जरूर जोड़ ले, कब ये पहुंचा। आदित्य L1 कब भेजा गया, 2023। फिर 24 की घटनाएं खत्म होते ही हम कहां पर आएंगे, 25 को। और 25 की घटनाओं को तो एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी चीजें छोड़ते जा रहा हूं मैं, क्योंकि किस वर्ष की घटनाएं हैं ये? 24। अच्छे से एक लाइन में लिखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अब किस नाम से जानी जाएगी? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम तो नाम आपने सभी ने सुना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। भारत का सुदूर आइलैंड है ये, और उसका नाम हमने श्री विजयपुरम क्यों कर दिया, पोर्ट ब्लेयर से हटाकर? तो पहले तो ये जानो पोर्ट ब्लेयर नाम क्यों था उसका। वो भी किसी व्यक्ति के ही नाम पे था, देखो लिखा होगा। भारतीय द्वीप को कब्जे में लेने के बाद यहाँ सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर को 1788 में भेजा। 1789 में वो इस द्वीप पर पहुंचे और वहीं रहने लगे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया था पोर्ट ब्लेयर। तो हमारी सरकार बिल्कुल चाहती है कि हम गुलामी के सारे प्रतीक चिन्हों को मिटा दें। हम याद रखें अपने स्वतंत्रता के प्रतीकों को, हम याद रखें अपने अतीत के गौरवशाली प्रतीकों को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक समय किसका नियंत्रण था? आप यदि जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, इन पर नियंत्रण था आजादी के आंदोलन के दौरान आजाद हिंद फौज का। इस चीज को भी दिमाग में रिलेट कर लीजिएगा। मैं हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आपको तो बताऊंगा ही, अभी केवल इतना जाने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पहले क्या कहलाती थी? पोर्ट ब्लेयर। ये बड़ा जीके है, अब तो हमेशा के लिए नाम नया हो गया। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? श्री विजयपुरम। कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार क्या कहला रही है? श्री विजयपुरम। लिखिए, हैदराबाद अब तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रही, केवल तेलंगाना की राजधानी रह गई। फिर से राजधानी का एक परिवर्तन है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग किया गया। जब आप ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे तो पहले दिन आपको भारत का नक्शा दिखाया जाएगा, सारे प्रदेश और उनकी राजधानियां बताई जाएंगी। बचपन से भी आप सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही थे। आंध्र प्रदेश से नया राज्य क्या बनाया गया? तेलंगाना। आंध्र और तेलंगाना की राजधानी संयुक्त रूप से किसको रखा गया था? हैदराबाद को। अब संयुक्त राजधानी नहीं रही, अब ये किसकी राजधानी है? हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल ब्रिज, लिखो। अभी पंबन ब्रिज चर्चा में है। पंबन ब्रिज पर हम इस साल के घटनाक्रम में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। कितने लोगों ने पंबन ब्रिज का नाम सुना है? पंबन ब्रिज का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया। भारत, खैर इस पर चर्चा होगी। अभी एक सिंपल, अटल सेतु, देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु। अटल सेतु कहां है? दक्षिण मुंबई को नाहवा सेवा से जोड़ता है। मुंबई और नवी मुंबई के बीच है। दक्षिण मुंबई को नाहवा सेवा, नाहवा सेवा जो है ये दक्षिण, ये जो है मुंबई का एक बंदरगाह है, नवी मुंबई का। तो दक्षिण मुंबई को ये कहां से जोड़ रहा है? नाहवा सेवा। दक्षिण मुंबई को नाहवा सेवा से जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा सी ब्रिज, इसका नाम क्या है? देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का नाम अटल सेतु। अटल सेतु, इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को हुआ था। तारीख रखने की जरूरत नहीं है। देश का लंबा सी ब्रिज जनवरी 2024 की स्थिति में कौन सा सी ब्रिज था? अटल सेतु। सी ब्रिज समझ रहे हैं? समुद्र के ऊपर बनने वाला पुल। एक और जीके, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक, नाम लिखिए अपनी कॉपी में। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद छोटापुरा। लिखिए, अभी हमेशा के लिए जीएस बन गया। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद छोटापुरा। थोड़ा सा मुझसे समझिएगा बातों को। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक,
गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक, अंतरिक्ष में जाना मनुष्य की हमेशा से इच्छा रही है, तो स्पेस मिशन जितना हुआ है सब गवर्नमेंट मिशन रहता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति आजकल तो पूछता भी नहीं, एकदम छोटे लेवल का जीके माना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रूस के यूरी गगारिन। ठीक है, पहले अंतरिक्ष यात्री। एक जीएस फिर आता था, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, वो भी आप भूल चुके हैं। कौन थी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? वेलेंटिना टेरेस्कोवा। फिर चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, एडमंड हिलेरी, ऐसा नाम, ये और कोई थे। नील आर्मस्ट्रांग थे चांद पर जाने वाले व्यक्ति। ये सब दिमाग में आ रहा है, तो ये सब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जाते थे। इसके बाद एक शुरू हुआ प्राइवेट प्रोजेक्ट, जैसे आप अभी देख रहे होंगे एलन मस्क का जो मिशन था, है ना, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सुनीता विलियम्स से रिलेटेड सीधा एक निबंध भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने में निजी क्षेत्र की भूमिका रही, एलन मस्क की कंपनी की। उसी तरह से अंतरिक्ष में जाना अब केवल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं रह गया, शहर का भी एक हिस्सा बन गया। जो साहसी लोग होते हैं वो अंतरिक्ष में पर्यटन करने जाते हैं अपने खर्चे से। विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम आपके सामने है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने, अंतरिक्ष यात्री नहीं बोल रहा हूं, शब्दों का अंतर समझिएगा। एक और होमवर्क लिखिए, जो वीडियो देख रहा है वो टाइप करके बताए, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ऐसा बता रहे हैं। ये फैक्ट सही है या गलत, कमेंट करके बताइएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने, यात्री और पर्यटक का अंतर क्लियर है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने, कौन बन गए? गोपीचंद थोटाकुरा। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आप जानिए। अब आइए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघाई सहयोग संगठन, लिखिए इसको, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन है। देखो क्या है संघाई सहयोग संगठन, बता रहा हूं। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन हमेशा जानना है आपको। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन धीरे धीरे आप हम लोगों से जुड़कर जानते जाएंगे। संघाई सहयोग संगठन स्थापना लिखो 1996, संघाई में। जानते हो कि संघाई कहाँ है? चाइना, चीन से जुड़ा है। संघाई सहयोग संगठन, ठीक, लिखिएगा। स्थापना 1996 में पहले संघाई 5 के नाम से, किसके नाम से स्थापना की गई थी? संघाई 5, संघाई 5। संघाई 5 कब बना था? संघाई 5 1996। संघाई 5 की स्थापना कब हुई थी? 1996। ठीक है, कौन कौन से देश थे संघाई 5 में? पहले नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। संघाई 5 में 5 देश थे, रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। कुछ देशों का नाम सुना है, कुछ आपके लिए नए हैं। कम से कम रूस और चीन तो जान रहे हैं। बेसिकली ये चाइना और मध्य एशिया की सुरक्षा चिंताओं के लिए बनाया गया था। बाद में इसमें और सदस्य बढ़ गए, संघाई 5 थे। तजाकिस्तान के बाद 2001 में उज्बेकिस्तान हो गया, और संघाई 5 जो है वो 2001 से क्या कहलाने लगा? संघाई सहयोग संगठन। समझिएगा, संघाई 5 कब बना था? संघाई 5 कब बना था? 1996। संघाई 5 जो है संघाई सहयोग संगठन कब से कहलाने लगा? 2001 से। संघाई 5 कब बना था? संघाई 5, संघाई 5 बना था 1996। कौन से 5 देशों से बना था? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। अब इसमें 6वां देश जोड़ दिए और ये संघाई 5 के बदले संघाई 6 हो गया। तो नाम 6, 7 करना छोड़ करके क्या रख दिए? संघाई सहयोग संगठन। तो यदि आपसे पूछा जाएगा संघाई सहयोग संगठन कब बना,
तो संघाई सहयोग संगठन बना 2001। और नीचे लिखिए, इसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए, इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत भी इसका सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? 2017। संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है। छोटी छोटी सी बातें हैं, बार बार सुनते सुनते आपकी जुबान पे ऐसे चलने लगेगा, संघाई सहयोग संगठन। अब जब आप लगातार ऐसा मेरे साथ प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे तो संघाई सहयोग या समाचार पत्र पढ़ेंगे, संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, वहां पहुंचे, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा, हाँ हम क्लास में पढ़े थे, ये 5 देशों का सदस्य संगठन के रूप में बना था, फिर बाद में इसका विस्तार हुआ। नेक्स्ट देखें, ब्रिक्स लिखिए, ब्रिक्स, BRICS, ये तो और महत्वपूर्ण संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे। क्या नाम है संगठन का? ब्रिक्स। ब्रिक्स, ब्रिक्स में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 5। ब्रिक्स में प्रारंभ में 5 सदस्य थे। लिखो पहले कौन कौन से 5 सदस्य हैं। रुको ना, ब्राजील, पहली स्पेलिंग लिखो, BRICS, BRICS, कितने अक्षर हुए? 5। ब्रिक्स में कितने देशों को मिलाकर के संगठन बनाया गया था? B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में प्रारंभ में कितने देश थे? 5। कौन कौन से 5 देश थे भाई? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया, उसका नाम क्या है? ब्रिक्स। इसमें अभी 4 नए सदस्य शामिल किए गए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ब्रिक्स में कितने देश थे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का संगठन था। अब इसमें 4 नए देश शामिल किए गए। ब्रिक्स में 4 नए देश शामिल किए गए। नाम लिखो, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कौन से 4 देश जुड़ गए? मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो आज आपने धीरे से 2 देशों तक अपना ज्ञान बढ़ा लिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एक देश का नाम जान गए आप, संघाई सहयोग संगठन, मतलब एक संगठन का नाम। क्या नाम है? संघाई सहयोग संगठन। एक संगठन का नाम आपके दिमाग में बैठा, क्या नाम है इसका? ब्रिक्स। ये करंट अफेयर में हम देख रहे हैं, आपको इन सभी संगठनों के बारे में संस्थान में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके, लिखिए, ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस कजान में हुआ। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस में कजान में हुआ। ब्रैकेट में लिख सकते हो अक्टूबर 2024। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस में कजान में हुआ। कब हुआ भाई? रूस में कजान में अक्टूबर 2024। आगामी शिखर सम्मेलन ब्राजील में प्रस्तावित है। आगामी 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में प्रस्तावित है। तो यानी इसका 17वां शिखर सम्मेलन कौन से सन में होगा? 2025। कहाँ होगा? ब्राजील। जैसे ही होगा आपके करंट अफेयर में ये बात आपको ताजा हो जाएगी। जैसे ही आप पेपर में या प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ोगे ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, आप क्लिक कर लोगे 16वां कहाँ हुआ था सर बताए थे, रूस में कजान में। अब 17वां कहाँ हो रहा है? ब्राजील में। फिर वहीं पर आ जाएगा 18वां कहाँ होने वाला है। तो ऐसा आपके पढ़ने का क्रम जारी रहेगा। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस में कजान में हुआ।
17वां शिखर सम्मेलन कहाँ रूस में कजान में कौन से सन में हुआ? अक्टूबर 2024। 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ब्राजील। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक 5 सदस्यीय संगठन, लेकिन अब ये 5 सदस्यों से बढ़ करके कितने सदस्य वाला हो गया? 9। ये भी एक जीएस बनता है। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश शामिल हो गए? 9। कौन कौन से 4 नए देश जुड़े? चारों देशों का नाम याद रखें, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो आज की क्लास को रोक दें, इसके बाद कल हम देखेंगे आसियान का शिखर सम्मेलन इत्यादि इत्यादि। तो करंट अफेयर धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आप एक पत्रिका फॉलो कर सकते हैं। कौन सी पत्रिका है ये? प्रतियोगिता दर्पण, पीडी कहते हैं इसको हम लोग शॉर्टकट में।